नमस्कार। पिछले वक्त में हमने वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत में ये देखा कि वस्तु विक्रय की आधारभूत परिभाषाएं क्या थी। उसके बाद में हमने देखा कि माल के प्रकार कौन से थे, बरोबर। उसके बाद में हमने ये देखा कि वस्तु विक्रय अनुबंध का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। उसके बाद में हमने ये देखा था कि वस्तु विक्रय अनुबंध के जो भी कोई लक्षण अथवा तत्व जो थे वो किस प्रकार से थे, वो देखा हमने। उसके बाद में हमने सबसे पहले ये देखा कि विक्रय अनुबंध तथा अन्य व्यवहारों में अंतर क्या क्या था। उसका पहला हमने अंतर लिया था विक्रय तथा विक्रय के ठहराव। उसके बाद में हम आज देखेंगे कि विक्रय तथा निक्षेप में अंतर क्या है ना, बराबर है ना। यानी कि हम इसको बोलते हैं कि सेल्स एंड द बेलमेंट्स में डिफरेंसेस क्या है, उसमें अंतर क्या है। जब एक व्यक्ति, निक्षेप यानी क्या हो जाएगा, बेलमेंट्स यानी क्या हो जाएगा, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को विशेष उद्देश्य से इस शर्त पर माल का हस्तांतरण करता है ना, कि अगर आपने मेरा ये माल लिया तो मैं आपको वो दूंगा, है ना। कभी कभी हम दुकान में जब जाते हैं तो हमको दिखने में आता है कि बाय वन गेट वन फ्री, बराबर है ना, बाय वन गेट वन फ्री। यानी कि अगर आपने एक को परचेस किया तो आपको दूसरा भी मिलेगा, लेकिन उसका जो मूल्य जो है, मूल्य इस प्रकार से रखा जाएगा, बराबर है। इसका मूल्य इस प्रकार से रखा जाएगा, है ना, बराबर है ना। यानी देखिए आप, बराबर है। तो निक्षेप का मीनिंग क्या हो गया कि कुछ तो भी आधारभूत घटनाओं के ऊपर में रखे, उसको हम क्या करेंगे, अतिरिक्त बेनिफिट्स को हम देने की कोशिश करेंगे, उसमें हम क्या बोल सकते हैं, शर्त रखी जाएगी। तो सबसे पहले अर्थ कि स्वामित्व का हस्तांतरण किस प्रकार से होगा। तो विक्रय में क्या रहेगा कि विक्रय द्वारा जो भी कोई वस्तु का स्वामित्व जो रहेगा उसका हस्तांतरण सदैव के लिए रहेगा। यानी हम कभी भी उसको हस्तांतरण कर सकते हैं, काय में कर सकते हैं, विक्रय में कर सकते हैं। लेकिन निक्षेप में क्या होगा, इसमें केवल कुछ समय के लिए ही वस्तु का अधिकार मात्र का ही हस्तांतरण होगा। यानी कुछ समय के लिए हम उसको दे सकते हैं, बराबर है। जो भी कोई हस्तांतरण रहेगा हम कुछ समय तक उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम उसको देंगे। उसके बाद में प्रतिफल, इसमें प्रतिफल क्या रहेगा। तो प्रतिफल क्या रहेगा कि विक्रय में जो भी कोई हमने माल को हस्तांतरण किया उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, बराबर है। सबसे पहले के जमाने में कैसा था कि वस्तु के बदले में वस्तु मिलती थी, लेकिन अभी हमें क्या मिलेगा, एक तो पैसा मिलेगा या फिर हमको पैसे देके, मनी देके हमको क्या करना पड़ेगा, वस्तु को परचेस करना पड़ेगा। निक्षेप में क्या होगा, निक्षेप में माल में जो भी कोई हस्तांतरण रहेगा उसमें जो मूल रूप से जो भी वापस पाने का जो अधिकार होता है वो अंतिम तक रहेगा, है ना, वो उसको अंतिम तक रखना ही पड़ेगा। उपयोग के कौन से क्षेत्र है, तो विक्रेता में क्रेता को माल को संबंधित सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, है ना, बराबर है कि नहीं। एक बार विक्रेता ने क्रेता को माल दे दिया तो उसके जो भी कोई संबंध होंगे, जो भी कोई संबंधित अधिकार होंगे, वो सारे के सारे अधिकार उसको प्रस्तावित होंगे। उसके बाद में निक्षेप में क्या रहेगा कि स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है, वो केवल क्या करेंगे, निर्दिष्ट रीति के अनुसार ही माल का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि निक्षेप दुविधा में क्या रहेगा, एक तो एक पहले स्वतंत्रता नहीं मिलेगी और उसके बाद में जो भी कोई निर्दिष्ट नीति रहेगी, जो भी कोई तय की हुई नीति रहेगी, उसी से वो उसको उपयोग में ला सकेगा वो पर्टिकुलर क्षेत्र में। वस्तु का घटना कैसे रहेगा, विक्रय की दशा में विक्रय की गई वस्तु विक्रेता को लौटाई नहीं जाती है ना, बराबर है ना। एक बार विक्रेता ने क्रेता को जो भी कोई वस्तु को बेच दिया तो उसको बाद में वो वापस ले सकता है क्या, नहीं, उसको वापस ले सकता। हाँ, लेकिन कुछ समय में अगर बहुत ही कुछ ऐसा होता है तो वो वस्तुएं भी वापस ले सकते हैं। लेकिन निक्षेप की दशा में कैसा रहेगा, वस्तु को निश्चित समय के समाप्ति पे अथवा उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद में वस्तु को लौटाया जा सकता है। अभी आपने एक चीज को देखा होगा कि जो भी कोई बड़े वस्तुएं जो हैं, जो हम हाउसेस के लिए होम अप्लायंसेस करके जो भी कोई यूज करते हैं, वो बहुत बड़े पैगामे की ओर में कास्ट होता है, उसकी कीमत बहुत बड़े पैगामे में होती है, प्राइस उसकी बहुत बड़े पैगामे की ओर में होती है। ऐसे वक्त में वो क्या होता है, दुकानदार या सेल डीलर्स क्या करेगा, अपने को कुछ समय तक गारंटी देगा, कुछ समय तक वारंटी देगा। देखो मैं दोनों भी शब्द यूज किया, कुछ समय तक गारंटी देगा, कुछ समय तक वारंटी देगा। गारंटी में क्या रहेगा, हो सकता है कि पूरी की पूरी वस्तु वो वापस कर सकता है,
लेकिन वारंटी में क्या होगा कि वो वस्तु की जो भी कोई पार्ट्स अगर खराब होता है तो वो क्या करेगा, उतना ही पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में उतने समय के अंदर में अगर वो बिगाड़ हो जाती है तो उसको क्या करके देगा, रिप्लेस करके देगा। उद्देश्य क्या रहेगा इसमें, इसमें उद्देश्य ये रहेगा कि विक्रय का उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है, बराबर है, क्योंकि जब तक वो नफा नहीं कमाएगा तो फिर उसका बाद में क्या होगा, है ना, बराबर है ना। लेकिन निक्षेप में क्या रहेगा, उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर इसके विभिन्न उद्देश्य हो गए, और जैसे कि सुरक्षा रहेगा, दूसरे व्यक्ति को लाभ पहुंचाना रहेगा, गिरवी रखना रहेगा, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना रहेगा। यानी इसके अंदर में क्या होगा कि विपणि के जितने कोई उद्देश्य हो गए वो सारे के सारे उद्देश्य बेलमेंट्स में क्या किया है, उसने निक्षेप में क्या किया है, समाविष्ट किया हुआ है। वस्तु के विरुद्ध का अधिकार। अभी आप देखना कि वस्तु में क्रेता को जो भी कोई वस्तु का विक्रय किया हुआ है उसमें अधिकार होता है, बराबर है, यानी कि वस्तु विक्रेता को भी अधिकार होता है और उसके साथ साथ में क्रेता को भी अधिकार प्रदान किए जाते हैं। लेकिन निक्षेप में ऐसा होता है क्या, निक्षेप में क्या होता है कि जो भी कोई निक्षेप गृहीता होगा वो वस्तु के विक्रय का अधिकार उसको नहीं होता, सिर्फ किसको होगा, निक्षेप को ही होगा, निक्षेप गृहीता को कोई भी अधिकार नहीं होगा। जैसे कि हमने बोल दिया कि मेरा ट्रांसफर नागपुर में हो गया है या मेरा ट्रांसफर मुंबई में हो गया है, तो मेरे घर का जितना भी सामान है वो यातायात की दृष्टि से मैंने बुक किया और वो सारा का सारा सामान मुझे मुंबई में मेरे घर में पहुंचाने का। अभी एक बात देखिए, ट्रांसपोर्टेशन कहां से हो रहा है, नागपुर से मुंबई हो रहा है या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हो रहा है, बराबर है। तो ऐसे वक्त में क्या होगा, ऐसे वक्त में क्या होगा कि वो जो भी कोई दाम रखेगा वो दाम को हमको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उसमें हमको क्या रहेगी, सुरक्षा हेतु हमको प्रदान होगी कि अगर हमारा सामान या हमारा माल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर हम लेके जा रहे हैं तो उसकी जो भी कोई नुकसान होगा, टूट-फूट होगा, वो कौन देगा, जो जिस पे हमने बुक किया, जो भी ट्रांसपोर्टेशन को हमने बुक किया, जो भी एजेंसी को हमने बुक किया, वो हमको क्या करेगा, सारा का सारा भुगतान करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वो संभाल के लेके जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो तो जल्दी से जल्दी पहुंचा देने की कोशिश करेगा और उसमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है। उसके बाद में अधिनियम का लागू होना। अभी अधिनियम का लागू किसमें रहेगा, विक्रय का वस्तु विक्रय अधिनियम तो लागू होता ही होता है ना। 1930 में जो भी कोई उन्होंने जो भी कोई सर्कमस्टेंसेस में जो भी कोई जिस प्रकार से जो भी कोई दिया होगा उसमें जो भी अधिनियम हो गए वो अधिनियम तो लागू रहेगा ही रहेगा। लेकिन निक्षेप पर भारतीय अनुबंध अधिनियम लागू नहीं होगा। इसमें कैसा होगा, निक्षेप में कैसा होगा कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेके हमको चलना पड़ता है ना। जैसे कि हमने लास्ट टाइम में मैंने एक उदाहरण दिया था कि अगर हमने कपड़े के धोने के लिए लॉन्ड्री में हमने कपड़े को दे दिया। अभी कपड़े को हमने लॉन्ड्री में धोने के लिए दे देने के बाद में उसने जिस दिन को हमको देने वाला था, डिलीवरी करने वाला था, उस दिन में हमने उससे डिलीवरी ले लिया। लेकिन घर में आने के बाद में हमको दिखने में आ गया कि एक शर्ट का कलर जो था, ओरिजिनल कलर जो था वो छूट गया, छोड़ दिया। उसके बाद में क्या होगा कि जब हम वो दुकान में जाएंगे वो बोलेगा कि भैया आपके पास में स्लिप है क्या। सबसे पहले तो वो अपने को स्लिप मांगेगा कि क्या प्रूफ है हमारे पास में कि हमने उसी लैंड्री से हमारे कपड़े को धुलवाया। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हम दिखाएंगे उसको और बोलेंगे कि हमारा ये जो शर्ट की जो कीमत जो है, प्राइस जो है वो इतनी है। वो बिलीव करेगा क्या, नहीं करेगा। फिर अपने को क्या बोलेगा वो कि इसमें इस स्लिप में जो भी हमने दिया हुआ है उसमें नोटिंग्स को इंफॉर्मेशन है। कभी हम पढ़ते नहीं है ना, कभी पढ़ते हैं क्या। जैसे कि हमने कोई वस्तु को भी परचेस किया तो भी हम वो पढ़ते नहीं स्लिप को, सिर्फ हम क्या देखते हैं कि उसने जो भी कोई अमाउंट दिया है और जो भी कोई छूट दी हुई है उतना ही देखते। 1000 रुपए की वस्तु है, 10% छूट है तो 100 रुपए माफ हो गया, 900 रुपए हमने बिल को दे दिया। लेकिन उसके नीचे में भी, स्लिप के नीचे में भी एक बहुत अच्छी चीज लिखी हुई रहती है, चूक भूल देने के लिए, है ना। अगर कोई मिस्टेक्स होती है तो उसमें थोड़ा सा देख लेना करके, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना, वो नीचे में लिखा हुआ रहता है। हम जब लैंड्री में कपड़े देते हैं तो उसके पीछे की इसमें नोटिस दिया हुआ रहेगा कि आपका अगर कपड़ा हमारे यहाँ पे कुछ उसको हो जाता है तो उसकी हम आधी कीमत देंगे। हम कभी पढ़ते नहीं है ना, बराबर है ना। जब तक आंख पे आता नहीं तब तक वो बोलते नहीं ना, उस प्रकार के वो किस्सा है। तो हम जब वो हमको बताता है कि देखिए भैया कि आपका 1000 रुपए की अगर वो शर्ट्स होगी तो हम सिर्फ 500 रुपए बिल को पे करेंगे, और उसके बावजूद भी ये सही में 1000 रुपीज की चीज है कि नहीं, ये शर्ट जो है ये 1000 रुपए का है कि नहीं, उसकी भी स्लिप हमको लगेगी, तभी हम जाके हम आपको 500 रुपए देंगे। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जहां से हमने उसको परचेस किया है वो भी स्लिप हमको दिखाना पड़ेगा। और उसके बाद में
हमको मिलेगा, लेकिन इसमें कोई भी अधिनियम लागू नहीं होगा। हाँ, उसके बाद में विक्रय अनुबंध के निर्माण की विधि कैसी है वो हम देखेंगे। तो जो भी कोई तत्व जो भी है, अनुबंध के जो भी कोई तत्व है, वो तत्व के माध्यम से ही विक्रय अनुबंध का निर्माण हुआ है विधि में, लॉ में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है कि माल को किसी निश्चित मूल्य तक खरीदने अथवा बेचने के लिए प्रस्ताव होना चाहिए एवं प्रस्ताव की क्या होना चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए। उसके बाद में दूसरा ये है कि विक्रय अनुबंध में माल का जो भी कोई तत्व सपुर्दी करेंगे, हम माल को जो भी कुछ देंगे अथवा मूल्य के तत्वार भुगतान अथवा सपुर्दी को भुगतान हमको क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली हमको देना पड़ेगा, या दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, स्थगित करना पड़ेगा, जिसको हम पोस्टपोन बोलेंगे, स्थगित करना पड़ेगा कि व्यवस्था उसमें क्या हो जाएगी, की जाएगी। तीसरा क्या रहेगा, किसी भी प्रचलित राजनियम के अधीन विक्रय अनुबंध लिखित या शब्दों द्वारा मौखिक अथवा आंशिक रूप में लिखित एवं शब्दों द्वारा मौखिक अथवा पक्षकारों को आचरण में गर्भित हो सकता है। देखो, यानी वो कैसा होना चाहिए, एक तो एक लिखित होना चाहिए, या फिर शब्दों के ऊपर में जो भी कोई आपकी शब्द रचना रहेगी उसके ऊपर में हमने उसको क्या करना चाहिए, विनियोग करना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 इसमें रहेगा। जैसे कि हमने बोल दिया कि वैध विक्रय अनुबंध के निर्णय के लिए जो भी कोई आवश्यकताएं लगेगी, उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा हमको कि पक्षकारों को जो भी अनुबंध करने की क्षमता हो, और दूसरी बात उनकी स्वतंत्रता कैसी हो जाना चाहिए, सहमति हो। यानी दोनों चीजें रहेगी। एक तो क्या रहेगी कि जो भी कोई अनुबंध हो रहा है उसमें क्षमता होनी चाहिए, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होनी चाहिए कि उनमें स्वतंत्रता निर्मित होना चाहिए। हाँ, उसके बाद में माल का वर्गीकरण क्या क्या है वो देख लीजिए, जिसको हम बोलेंगे कि एक विद्यमान माल है ना, जिसको हम बोलेंगे कि एग्जिस्टिंग गुड्स। ये क्या रहेगा, विद्यमान माल से तात्पर्य ऐसे माल से है कि जो विक्रय अनुबंध करते समय विक्रेता के स्वामित्व में अथवा अधिकार में होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहीं से वस्तुओं को परचेस करता हूं और वो वस्तुओं को परचेस करने के बाद में मैं और दूसरी जगह पे जाके बेचता हूं, है ना, बराबर है ना, लेकिन जो भी कोई मैं वस्तु है जो मैं बेच रहा हूं विक्रेता के रूप में, उसमें मेरा पूरा का पूरा अधिकार होना चाहिए, है ना, बराबर है कि नहीं। और अगर वो अधिकार नहीं है तो मैं वस्तुओं को वो नहीं बेच सकता, नहीं दे सकता। इसका मतलब ये हो गया कि माल वास्तव में मेरा होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। हाँ, दूसरा अनिश्चित। सबसे पहले निश्चित और उसके बाद में अनिश्चित। तो हम सबसे पहले निश्चित देख लेते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट, एसिडेंट ऑफ अ स्पेसिफिक। निश्चित माल से तात्पर्य क्या है कि ऐसे माल से है कि जिसे अनुबंध करते समय पहचाना और स्वीकृत कर लिया हो, है ना, बराबर है ना। जैसे कि हमने एक आधी वस्तु को सामने में रखा, क्रेता के सामने में रखा, तो वो उसका स्पष्टीकरण उसको देखे बराबर आ जाना चाहिए, है ना, बराबर है ना। अगर हमने बोल दिया, हमारे आई ने बोल दिया कि भाई जा बाबा मार्केट में जाओ, फ्रूट्स लेके आ जा या फिर वेजिटेबल्स लेके आ जा, और उन्होंने लिस्ट बना के दे दिया, है ना, बराबर है ना, लेकिन उसमें से अगर एक आधी वस्तु हमको ध्यान में नहीं आ रही कि ये वस्तु कैसी है, तो हम दो बार 3 बार 4 बार वो दुकानदार को ही पूछेंगे कि भैया ये वस्तु कैसी है ना, बराबर है ना, बराबर है कि नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे में आना चाहिए, होना चाहिए, बराबर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी कोई चीज जो होती है वो कैसे रहेगी, निश्चित रहेगी, और निश्चित रहने के बाद में उसका अफेक्शन रहेगा। फिर अनिश्चित माल क्या रहेगा, अनिश्चित माल ऐसा रहेगा कि जो विक्रय अनुबंध करते समय पहचाना न गया हो, जिसका विक्रय केवल विक्रय द्वारा करेगा। अभी जैसे कि हम बोलेंगे कि एक आधी वस्तु को हमको परचेस करने की है, लेकिन वो वस्तु किस रूप में है, कैसे रूप में है, कौन से रूप में है, हमको उसके बारे में कोई भी पता नहीं है, बराबर है। हमको उसके बारे में कोई जानकारी है क्या, नहीं है, बराबर है। तो फिर हमको जानकारी नहीं है, लेकिन उसका रंग रूप की हम एक इमेज हमारे दिमाग में बना लेते हैं, बराबर है। और वो जब हम उसकी इमेज बना लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इस प्रकार की वो वस्तु होना चाहिए, इस प्रकार की वो वस्तु होना चाहिए, और उसको हमको परचेस करनी है। तो अनिश्चित माल क्या होगा, ऐसे तात्पर्य से है कि जो विक्रय अनुबंध करते समय पहचाना न गया हो, जिसका विक्रय केवल वर्णन द्वारा किया गया हो,
उसके बाद में भावी माल। भावी माल क्या है कि भावी माल यह है, इससे आशय ऐसा है कि माल से है जिसके विक्रेता द्वारा विक्रय अनुबंध होना पश्चात निर्मित अथवा प्राप्त किया जा सके। अभी जैसे कि ऐसा बोला जाता है कि इसमें जैसे कि मैंने एक साइकिल को परचेस करने की बात सोचा है, या मैंने एक स्कूटर परचेस करने की बात को सोचा गया है, बराबर है, और वो जो मैं परचेस कर रहा हूँ, जो मैं ले रहा हूँ, उसकी सिर्फ मेरे सामने में क्या है, इमेज है, और वो ये सारी की सारी चीजें मैं कब कर रहा हूँ, फ्यूचर में करना चाहता हूँ। आज के डेट में मैं करना चाहता हूँ क्या, नहीं, लेकिन वो स्पेसिफिक गुड्स जो है, वो जो भावी जो गुड्स जो है, वो मैं क्या भविष्य में लेने की बात को मैं क्या कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। उसके बाद में संयोजित माल, इसकी धारा 6(2) के अनुसार, हाँ, इसका जो भी कोई सेक्शन है वो कौन सा है, 6(2) के अनुसार संयोजित माल का विक्रय किया जा सकता है। और संयोजित माल से तात्पर्य ऐसा है कि जिसे प्राप्त करना किसी घटना के घटित होने पे अथवा न होने पे निर्भर करता है ना, बराबर है ना। तो जैसे कि मैंने एक वस्तु को बुक किया, लेकिन वो जो वस्तु जो आ रही है दूसरे देश से मुंबई पोर्ट पे आ रही है। देखिए, मैंने वो वस्तु बुक किया, लेकिन वो वस्तु कहाँ आ रही है, बाहर के देश से मुंबई पोर्ट पे आ रही है। और उसके बाद में वो जो कोई भी शर्त रहेगा, वो शर्त क्या रहेगी कि वो मुझे जब आएगी तब मुझे वो मिलेगी। उसके बाद में विषय वस्तु का नाश। अभी वस्तु का नाश जो हम बोलेंगे, तो वस्तुओं का डिस्ट्रॉयेशन किस प्रकार से होगा, और उसमें वस्तु विक्रय में किस प्रकार से सम्मिलित किया गया है, वो देखिए। विक्रय अनुबंध से पूर्व माल नष्ट होने पर, जैसे कि हमने बोल दिया है कि अगर एक आधी वस्तु नष्ट हो जाएगी, है ना, बराबर है ना, यानी समय के पहले अगर वो नष्ट हो जाती है तो हमको उसका पूरा का पूरा क्या मिलना चाहिए, हमको उसका पूरा का पूरा भुगताना मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर कुछ समय तक या कुछ देर तक या कुछ दिन तक अगर हमने वो उस वस्तु को अगर हमने ले लिया, तो उसमें पूरा का पूरा हमको वो जो भी कोई भुगतान रहेगा वो नहीं मिलेगा। उसके बाद में माल का कुछ भाग नष्ट हो जाने पर, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो वस्तुएं जो होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं के कुछ पार्ट्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और कुछ पार्ट्स बहुत देर तक रहते हैं, है ना, बराबर है ना। तो इस समय में कैसा रहेगा, जबकि विक्रय अनुबंध ऐसे माल के लिए हो जिसका कुछ अनुबंध करते समय नष्ट हो सके, लेकिन उसके बाद में उसमें शर्त भी रहेगी जो बहुत ही डैमेजफुल है। जैसे कि अगर हमने फैन अगर लिया, तो फैन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कि वाइंडिंग उसकी, है ना, जो फैन को रोटेट करती है, बराबर है। तो वाइंडिंग का कुछ समय तक हमको क्या देंगे, वो क्या देंगे, हमको गारंटी देंगे, वारंटी देंगे, और उस समय तक अगर वो वाइंडिंग अगर बहुत अच्छे से अगर रहती है तो हमको वो रिप्लेस करके नहीं मिलेगा। अगर वो वैसा खराब हो जाती है तो हमको रिप्लेस करके मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, फैन पूरा का पूरा है, लेकिन ये जो वाइंडिंग का जो पार्ट जो है वो खराब अगर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो वो हमको उसको रिप्लेस करके मिलेगा। उसके बाद में विक्रय के ठहराव के बाद में विक्रय के पहले विशिष्ट माल को नष्ट हो जाने पर, है ना। अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैंने कुछ समय तक एक वस्तुओं को बुक किया और वो उसकी डिलीवरी मुझे एक पर्टिकुलर तारीख में मिल गई है। देखिए, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, बराबर है। मैंने 10 टीवी को मैंने बुक कर दिया, उसने नंबर दे दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वो 10 टीवी का मैंने पेमेंट्स भी दे दिया। लेकिन दुकानदार बोलता है मुझे कि इसके जो भी कोई मैं टीवी आपको दूंगा तो पहले दिन में मैं आपको 2 दूंगा, उसके बाद में 10 दिन के बाद में मैं आपको 2 दूंगा या 5 दूंगा, और उसके टप्पे टप्पे से वो मेरे को डिलीवरी दे रहा है टीवी की, बराबर। हो सकता है कि उसके पास में नहीं हो, आने के लिए समय लग रहा है, उसकी कुछ समस्याएं हो, उसकी कोई प्रॉब्लम्स हो, और उस प्रॉब्लम के वजह से वो क्या कर रहे हैं, अपने को समय समय पे वस्तुएं क्या कर रहे हैं, डिलीवर्स कर रहे हैं। समय है उसमें और वो डिलीवर्स को अफेक्शंस में ले रहा है। तो ऐसे वक्त में अगर थर्ड इंस्टॉलमेंट जिसमें 7 टीवी तो उसने दे दिया, लेकिन जब वो 3 टीवी को देने की बात कर रहा है, उस वक्त में वो डैमेज है, खराब हो गया है। तो ऐसे वक्त में वो क्या करेगा, उसका जो भी कोई है
विक्रय हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हम उसको कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद में ओके, थैंक यू।